हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। पहले हम ये सोच लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का नाम थर्मोडायनेमिक्स क्यों हुआ। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हुआ इट डील्स विद दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स जिसमें थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डायनामिक मैकेनिकल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड और कन्वर्टेड इनटू डायनामिक मैकेनिकल एनर्जी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, जो इंजन वाले वर्ड है दैट कम्स इन थर्मोडायनेमिक्स। किसी दूसरे चैप्टर में इंजन वाला वर्ड नहीं है, यहाँ पर आएगा इंजन और इंजन से बनते हैं इंजीनियर। क्या आप ऐसा कोई डिवाइस जानते हो, कोई मशीन जानते हो जहाँ पे आपका थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है? अरे हाँ, आपके गाड़ी सब सारे के गाड़ी में आप फ्यूल डालते हो ना, तो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसको मूव करवाता है। सो ऑल व्हीकल्स मूव ऑन इंजन्स, ऑल इंजन्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो इट्स ए वास्ट साइंस। थर्मोडायनेमिक्स को आप इंजीनियरिंग अगर पढ़ोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, ठीक है। तो हाउ टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी? सो सिंपल। आप ले लो कोई एक सिलेंडर ले लो और सिलेंडर में एक पिस्टन अरेंजमेंट है, ये पिस्टन मूव कर सकता है। सपोज इट इज बीइंग कनेक्टेड टू द क्रैंक ऑफ ए रोटर, यहाँ पे लगा है। अब यहाँ पर कोई गैस है, अब गैस को आपने यहाँ पर कुछ ब्लास्ट कर दिया, कुछ ऑयल को ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट कर दिया तो हीट जनरेट हुआ, एयर एक्सपांड किया और गैस एक्सपांड किया, ये पुश हो गया, ये पुश हो गया तो ये घूम गया। समझ में? The process goes. So this is the basic principle what I am saying, how to convert thermal energy into mechanical energy. बहुत ज्यादा हीट दोगे तो बहुत जोर से ये फेंकेगा उसको और बहुत जोर से घूमेगा। उसी हिसाब से आपका बाइक का नाम होता है 125 cc और 150 cc। मतलब how much amount of fuel you are burning in one time। 125 cc fuel को आप बर्न करो एक बार में तो आप कहोगे 125 cc बाइक है, ठीक है। वो इंजन के बारे में जब पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। वो होता है कोई इंजन का सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट का क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है उसके हिसाब से। खैर, लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो पहले हमें कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी के साथ एक्वेंटेड होना है। तो आज की क्लास शायद आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगेगा, लेकिन आज की क्लास नहीं होने से आगे का क्लास करना मुश्किल है। तो आज की क्लास में सारी चीजों को धीरे धीरे हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट टर्म। चलो देखते हैं व्हाट इज मोलार स्पेसिफिक हीट। मोलार स्पेसिफिक हीट सी से डिनोट करेंगे। क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade. Molar specific heat is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade. ठीक है। अच्छा, तो मतलब if Q is the amount of heat required to raise temperature of n mole of gas by delta T degree centigrade, then हम Q को रिलेट करना चाहते हैं। क्या कहें? then Q is equal to 1 मोल गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको कहते हैं C। n मोल गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको क्या कहेंगे? n into C। So Nc is the amount of heat required to raise the temperature of n mole of gas by 1 degree centigrade। अच्छा, n मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर को डेल्टा T बढ़ाना है तो you have to multiply delta T। So Q is coming out to be Nc delta T। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। C क्या हो गया? मोलर स्पेसिफिक हीट। डेल्टा T क्या है? रेज इन टेम्परेचर। समझ में आया? और यहाँ पर मैं बहुत ही इंपोर्टेंस देना चाहूंगा और आपको बोलूंगा कि इसको याद रखो कि आपका जो डेल्टा T है,
आपका जो डेल्टा टी है, सपोज डेल्टा टी इज गिवन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में लिखेंगे तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये जरूरत पड़ेगा। इसको रखेंगे केल्विन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? सेम 10 केल्विन, इट इज चेंज इन टेम्परेचर। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग डिस्कशन किए थे। अगर टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लिखने के लिए 273 ऐड करते हैं, ये चेंज इन टेम्परेचर। सो व्हाट वी आर राइजिंग हियर, द राइज इन टेम्परेचर, रेजिंग द टेम्परेचर, रेजिंग द टेम्परेचर मतलब चेंज इन टेम्परेचर की बात चल रहा है। सो डेल्टा टी अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो एब्सोल्यूट स्केल में भी 10 ही होगा। समझ में आया? अच्छा, अगर ये बात है तो ये स्टेटमेंट को देखो और सोचो और बताओ कि यहां से मुझे मोलार स्पेसिफिक हीट का यूनिट पता करना है। मुझे आई वांट टू नो द यूनिट ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो क्या बनेगा? यूनिट ऑफ सी क्या बनेगा? आप कहोगे यूनिट ऑफ सी क्या हो जाएगा? देखो Q हो गया कैलोरी, हीट का यूनिट है, और N इज मोल, डेल्टा टी आप सेंटीग्रेड में कहो या केल्विन में कहो, कैलोरी पर मोल केल्विन। समझ में आया क्या? C का यूनिट हो गया कैलोरी पर मोल केल्विन। बट इंटरेस्टिंगली देखेंगे कि जो मोलार स्पेसिफिक हीट है ये कुछ फिक्स नहीं है किसी एक पर्टिकुलर गैस का। सॉलिड के लिए भी स्पेसिफिक हीट हुआ करता था, लिक्विड के लिए भी हुआ करता था, बट दे वर ऑल फिक्स्ड। वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है? आंख बंद करके बोल दो, इट इज 1 कैलोरी पर मोल केल्विन और 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, ऐसे करके बोल दो। मिल्क के लिए, ऑयल के लिए, सबके लिए स्पेसिफिक हीट फिक्स है, लेकिन गैस के लिए फिक्स नहीं है। गैस के लिए कोई पूछेगा हाइड्रोजन का स्पेसिफिक हीट कितना है, यू विल से वी कैन नॉट से। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग दिस डेफिनेशन? द रीजन इज, जब हम कोई गैस का टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बाय सप्लाइंग हीट, जब टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, गैस के साथ क्या क्या चीजें हो रहा है वो देखना जरूरी है। सपोज गैस को हम पकड़ के रखें, उसको एक्सपांड करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, अब गर्म करेंगे, जल्दी गर्म हो जाएगा। आप जानते हो कि किसी गैस को एक्सपांड करेंगे तो उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। प्रीवियस क्लास ओनली वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज टेम्परेचर। जब भी कोई बॉडी को हम छूते हैं, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वो हमारी उंगलियों को मारते हैं, कितने सारे पार्टिकल कितने जोर से कितने जल्दी जल्दी मार रहे हैं, दैट ऑल टुगेदर गिव यू द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। हाउ मेनी पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी स्ट्राइकिंग, एट व्हाट स्पीड दे आर स्ट्राइकिंग। और बहुत सारा पार्टिकल बहुत जोर से और बहुत जल्दी जल्दी मारेंगे तो हम कहेंगे हाई टेम्परेचर है ना। सोचो कि कोई गैस है, उसको हम एक्सपांड कर दिए, अब जो गैस मॉलिक्यूल इधर एक बार मारा, इधर आके मारने के लिए ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? इट हैज टू मूव ऑल द वे दिस पाथ, है कि नहीं? तो ऑब्वियसली जितना जल्दी जल्दी पहले मार रहा था, अभी उतनी जल्दी जल्दी मारेगा क्या? उससे कम मारेगा, मतलब टेम्परेचर लो हो जाता है। जब भी कोई गैस को हम एक्सपांड करते हैं, टेम्परेचर लो हो जाता है ना। सिमिलरली कोई गैस को अगर कंप्रेस करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी मारना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। वही मैं बताना चाहता हूं कि कोई गैस को गर्म करते वक्त अगर हम साथ साथ एक्सपांड कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ाना मुश्किल होगा कि नहीं? बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होगा क्योंकि वो ठंडा भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो कितना हीट चाहिए उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए? ज्यादा हीट चाहिए, बिकॉज इट वाज अंडर द प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन। कोई गैस को कंप्रेस करते करते गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि खुद ही गर्म हो रहा था और हम हीट भी दे रहे हैं, है कि नहीं? कोई गैस का वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए गर्म करेंगे तो इट विल टेक सम मोर टाइम। तो अकॉर्डिंगली कितना हीट चाहिए गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, वो डिपेंड करता है कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द गैस, व्हाट वाज द प्रोसेस गोइंग, वेदर इट वाज अंडर एक्सपांशन और अंडर कंप्रेशन और इट वाज विद कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। और हम तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिए क्या, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई पूछेगा हाइड्रोजन का स्पेसिफिक हीट कितना है, कैन यू से? नो। हाँ, हाइड्रोजन को एक्सपांड करते वक्त करेंगे, कुछ दूसरा निकलेगा, सी का वैल्यू, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कंप्रेस करते करते करेंगे तो सी का वैल्यू ज्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा? सोच के बताओ। कोई हाइड्रोजन गैस को एक्सपांड कर रहे हैं और साथ साथ उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हीट दे रहे हैं, ज्यादा हीट चाहिए, कि कोई हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस कर रहे हैं और टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हीट दे रहे हैं? कौन सा केस में ज्यादा हीट चाहिए, एक्सपांड करते वक्त कि कंप्रेस करते वक्त? दैट मींस सी इज नॉट फिक्स्ड। समझ में आ रहा? वैल्यू ऑफ सी इज नॉट फिक्स्ड। तो यहाँ पे ये चीज हमें जान के रखना चाहिए कि सी किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा गैस है, एंड व्हाट इज द प्रोसेस एसोसिएटेड ड्यूरिंग हीटिंग और मेथड ऑफ हीटिंग।
समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा इसको जगह बना लेते हैं। मैं धीरे धीरे जाऊंगा, पहला चैप्टर है तो पहला आर्टिकल है, तो थोड़ा हो सकता है आपको तकलीफ हो जाएगा। आई गो लिटिल स्लो, थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह समझ में आ जाने के बाद आप फटाफट कर पाओगे। तो क्या कहेंगे इसमें? विल से C depends on the type of gas and method of heating कैसे हीट कर रहे थे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंप्रेस करते करते करेंगे तो ऑब्वियसली कम हीट की जरूरत पड़ेगा, सी का वैल्यू कम हो जाएगा। एक्सपांड करते करते करेंगे तो ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रख के करेंगे तो दूसरा हीट की जरूरत पड़ेगा। अकॉर्डिंगली ये जो स्पेसिफिक हीट है वो अलग अलग प्रोसेस के लिए डिफाइन रहता है। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के लिए सी का वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। सो वंस वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट, में आगे चलना चाहूंगा। सीपी क्या है? ये मोलर स्पेसिफिक हीट, एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए अगर गर्म करेंगे तो मतलब क्या कहेंगे? पूरा का पूरा हुई डेफिनेशन लिखेंगे। कौन सा डेफिनेशन? इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बस एडिशनली जोड़ना है एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ गया क्या? तो वही चीज को एग्जैक्टली मैं जोड़ूंगा ताकि आपको लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो जाए। तो हम कहेंगे तो yes, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade at constant pressure. समझ में आया? Similarly, there is a term called CV. It is called molar specific heat at constant volume। अच्छा, तो इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे? डेफिनेशन कहेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ओह सॉरी, क्या कहेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of a gas by 1 degree centigrade at constant volume। तो ये डेफिनेशन याद रखना कोई बड़ी चीज नहीं है। और सीपी का, सीवी का, सी का फंडामेंटल आपको समझ में आ गया है। क्या आप लोग थोड़ा सा गेस करके बता दोगे सीपी और सीवी में से कौन सा कम होगा, कौन सा ज्यादा होगा? सीपी मतलब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। बिफोर वी गो टू द थ्योरी वी वांट टू डिराइव एनीथिंग। सीवी मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड है, उसको गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। दूसरा प्रेशर फिक्स्ड है। प्रेशर फिक्स्ड है मतलब जैसे हम गैस को गर्म करेंगे वो जोर से एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा, हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है। प्रेशर कांस्टेंट रखना है मतलब एक्सपांड करना पड़ेगा कि कंप्रेस करना पड़ेगा? एक्सपांड करना पड़ेगा। मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर जब हम हीटिंग कर रहे हैं वी आर एक्सपांडिंग एंड हीटिंग। आर यू गेटिंग? चीजें अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सुन रहे हो ना? फिर से बोल रहा हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीटिंग का मतलब वॉल्यूम फिक्स्ड है, कोई गैस सिलेंडर में गैस है, फिक्स्ड है, रिजिड है और उसको गर्म कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर में गर्म करने का मतलब हुआ जब हम कोई गैस को गर्म करते हैं वो एक्सपांड करता है, चारों तरफ ज्यादा प्रेशर देता है, हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है। प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए हमें थोड़ा वॉल्यूम को बड़ा करना पड़ेगा। मतलब कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग का मतलब हीटिंग विथ एक्सपेंशन। हीटिंग विथ एक्सपेंशन, कौन सा केस में ज्यादा हीट लगेगा उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? कांस्टेंट प्रेशर में कि कांस्टेंट वॉल्यूम में? कांस्टेंट प्रेशर में। फीलिंग में तो आ गया। मतलब सीपी इज ऑलवेज मोर देन सीवी। नाउ वी वांट टू नो हाउ मच इट इज मोर। समझ में आ गया क्या? सीपी इज ऑलवेज मोर देन सीवी। क्या अंकित, आर यू लिसनिंग? यस,
हाँ, वो अर्थिंग वाला स्टैंड छोड़ दो, वो ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, ऐसे बैठने से वो ग्राउंड हो जाता है नॉलेज। फिर यू गिव मोर सपोर्ट टू योर हेड, नो इट रिलैक्सेस। तो क्या हो गया, पता चल गया कि Cp इज ऑलवेज मोर देन Cv। ये चीज हमें समझ में आ गया कि Cp इज ऑलवेज मोर देन Cv। ये चीज हमें समझ में आया। अब यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। हाँ, व्हाट इज Cp माइनस Cv, वो ऐसा करके आता है, वी शैल सी टू इट। तो मैं यहाँ पे एक अरेंजमेंट लिया हूँ। पहले हम देखेंगे कि कोई गैस को कांस्टेंट प्रेशर में हीट करेंगे या कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट करेंगे तो कैसे करेंगे। जस्ट लुक एट दिस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। दिस इज ए वर्टिकल सिलेंडर। ये रिमेंबर द वर्डिंग्स, क्योंकि आपको पूछेंगे एक्सप्लेन ए प्रोसेस और गिव एन एग्जांपल ऑफ ए प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा दिस इज ए वर्टिकल सिलेंडर विथ ए फ्लोटिंग पिस्टन। ये पिस्टन फ्लोट कर रहा है, अंदर कुछ गैस है। सपोजिंग अंदर कुछ n मोल ऑफ गैस है, आप इसको गर्म कर रहे हो। चलो इसको हम लिखते हैं अभी, क्योंकि स्कूल में ये अक्सर पूछ लेते हैं। नहीं भी तो हमें सीखना इसलिए क्योंकि हमें थर्मोडायनामिक्स को बढ़िया से समझना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है प्रीवियस चैप्टर के साथ कोई लिंक नहीं रखता है। आपको मैकेनिक्स कुछ नहीं आता है, फिर भी आप थर्मोडायनामिक्स में मास्टर हो सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। अच्छा, थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा, हमें C का यूनिट मालूम है, कैलोरी पर मोल केल्विन। क्या कोई मुझे बताएगा Cp और Cv का यूनिट क्या होगा? सेम, एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। हाउ डज इट मैटर? इट्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस, है कि नहीं? सो यूनिट इज सेम। ओके फाइन। तो रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, लेट अस कंसीडर a vertical cylinder let us consider a vertical cylinder with a floating piston। ठीक है, let us consider a vertical cylinder with a फ्लोटिंग पिस्टन। ये कैसे हो सकता है? पिस्टन क्यों फ्लोट करेगा? ये पिस्टन क्यों फ्लोट करेगा? ये है पिस्टन, ये पिस्टन क्यों नहीं गिरेगा? अरे जैसे ये गिरेगा यहाँ का एयर को कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो नीचे से धक्का देगा। जब ये फोर्स बैलेंस हो जाएगा, रुक जाएगा। रीडिंग अभी अगर यहाँ पर हम हीट देंगे तो गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या होगा? एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा तो पिस्टन ऊपर चले जाएगा। ठंडा कर देंगे, ठंडा होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, पिस्टन नीचे आ जाएगा। अब एट नॉर्मल टेम्परेचर सपोर्ट इज देयर, फ्लोटिंग पिस्टन है, पिस्टन इज एट रेस्ट। समझ में आया क्या? अब चलिए पहला केस में लेट पिस्टन इज फिक्स्ड। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर ये सिलेंडर में एक होल था और ये थ्रू दिस होल में इसको क्लैंप कर दिया, मतलब अब ये पिस्टन ऊपर नीचे नहीं जा सकता, चाहे आप गर्म करो या ठंडा करो, क्लैंप कर दिया। लेट पिस्टन इज फिक्स्ड एंड डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ डेल्टा Q1 amount of heat is supplied to the gas to raise temperature by delta T। अब हम हीट देने लगे, नीचे से हीट देने लगे तो टेम्परेचर बढ़ गया, कितना? डेल्टा T। Now we want to correlate. Here are n moles of gas. Delta Q1 हीट दिए, टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ गया। What was the process going? Volume was constant, क्योंकि पिस्टन को ऊपर नीचे जाने नहीं दे रहे थे। It's a constant volume process. इसे constant volume process में हम क्या कहेंगे? We can write, क्या बता सकते हो? डेल्टा Q को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा Q1 n C डेल्टा T। टेम्परेचर को डेल्टा T बढ़ा है, लेकिन कौन सा C लेंगे यहाँ पर? Cp लेंगे कि Cv लेंगे? Cv, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। डेल्टा Q का फॉर्मूला ले लेंगे NCV dt। ये समझ में आना चाहिए, समझ में आया? डेल्टा Q इज ऑलवेज NC dt, बट व्हाट वाज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्वड हियर?
द वॉल्यूम वाज कांस्टेंट, सो हम कहेंगे इट इज एनसीवी डेल्टा टी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट अस रिपीट द प्रोसेस अगेन। Let us repeat the process with piston being free to move। अब पिस्टन फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है, मैं ये सारा चीज को उठा के यहाँ से लेता हूँ। पिस्टन अभी फ्री हो गया है, उसका क्लैंप निकाल दूंगा तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा होने वाला है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि पिस्टन को अगर मैं फ्री कर देता हूं मूव करने के लिए, मतलब अभी मैं एक क्लैंप को हटा दिया, दिस क्लैंप इज रिमूव्ड, दिस क्लैंप इज रिमूव्ड। ठीक है, ये क्लैंप को भगा दिया। लेट्स रिपीट द प्रोसेस विथ पिस्टन बीइंग फ्री टू मूव। लेट हीट इज स्लोली सप्लाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाई स्लोली सप्लाइड, आई विल एक्सप्लेन इट। लेट हीट इज स्लोली supplied to the gas। Slow heating of a gas in a vertical cylinder with a floating piston। Slowly supply करेंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा तो धीरे धीरे एक्सपांड करेगा, धीरे धीरे एक्सपांड करेगा तो ये पिस्टन धीरे 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 ऊपर जाएगा। अगर मैं बहुत सारा हीट एक साथ इसके ऊपर दे देता हूँ, सडनली टेम्परेचर बढ़ेगा और ये पिस्टन फेंका जाएगा। यू गेट द डिफरेंस? Now when you slowly supply heat, what happens? Piston is moving slowly। ये पिस्टन अभी slowly ऊपर मूव करने लगा है। When it is moving slowly, what is the acceleration of the piston? Zero। There is no acceleration। Now think of the piston। ये पिस्टन ये है, इसका कोई अपना मास होगा और इसका कुछ अपना एरिया भी होगा। से एरिया इज ए। Now it has its own weight mg। तो गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अंदर का प्रेशर उसको रोक के रखा है। अंदर का प्रेशर कितना है? P। Suppose the pressure inside is P, then P, A, M और mg, इनके बीच में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है क्या? अगर ये रेस्ट में है तो आप क्या कहोगे? फोर्स फ्रॉम द बॉटम मस्ट बी इक्वल टू फोर्स फ्रॉम द टॉप, मतलब डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है? P इंटू एरिया। P इंटू एरिया इज अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg। इसका मतलब फॉर इक्विलिब्रियम P into A is equal to mg, where P क्या है? प्रेशर इनसाइड। समझ में आया क्या? अगर मैं इसको स्लो हीटिंग कर रहा हूं, इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो आप क्या कहोगे? स्यूडो फोर्स भी नहीं, क्योंकि व्हेन ए मास m मूव्स विथ एन एक्सीलरेशन a, उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स आता है। अभी स्यूडो फोर्स नहीं है, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब हर वक्त ये फ्री बॉडी डायग्राम वैलिड है, क्योंकि कोई स्यूडो फोर्स नहीं है। मतलब हर वक्त जब ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट। कितना है? mg/a। स्लो हीटिंग में ही प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, सडन हीटिंग करेंगे प्रेशर विल नॉट बी कांस्टेंट, क्योंकि ये फेंका जाएगा तो एक्सीलरेट करेगा तो mg के साथ साथ एक ma आ जाएगा, है कि नहीं? ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगा। तो टू अवॉइड दैट कंटीजेंसी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसको स्लो हीटिंग करें। वो पूछेंगे गिव एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग ऑफ ए गैस। क्या कहोगे आप? हीटिंग ऑफ ए गैस इन ए वर्टिकल सिलेंडर विथ स्लो हीटिंग ऑफ ए गैस। स्लो वर्ड को पक्का यूज करना। स्लो हीटिंग ऑफ ए गैस इन ए वर्टिकल सिलेंडर विथ फ्लोटिंग पिस्टन इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। बाद में पढ़ेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? P इज द प्रेशर इनसाइड। कितना होगा प्रेशर का वैल्यू? प्रेशर का वैल्यू कितना होगा? आप कहोगे प्रेशर इज इक्वल टू mg/a, जिसमें mg क्या है? वेट ऑफ पिस्टन, नहीं, और a क्या है? एरिया ऑफ पिस्टन। अच्छा, 10
with slow heating, the piston slowly moves up and gas is at constant pressure. क्या ये प्रोसेस को मैं कांस्टेंट प्रेशर कैसे बनाया, आपको समझ में आया? हाउ द प्रोसेस इज बिकमिंग ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, क्योंकि स्लो हीटिंग कर रहा था नहीं। अच्छा, क्या पहला केस में क्या ये कांस्टेंट प्रेशर नहीं था? पहला केस में जो हम लोग कर रहे थे, क्या इस केस में भी तो mg ही था, एरिया तो a था, प्रेशर कितना था mg/a, तो ये क्या कांस्टेंट प्रेशर नहीं था? नहीं, जब इसको गर्म कर रहे थे प्रेशर बढ़ रहा था, इसको ऊपर जाना चाहिए, हम जाने नहीं दे रहे थे, यहाँ पर क्लैंप लगा दिए थे, मतलब प्रेशर वाज मोर, हियर द प्रेशर वाज more than the initial pressure was increasing. It is not a constant pressure process. However, the volume of the gas was remaining constant, so it was a constant volume process, and that's why you designated delta Q1 as NCV delta T. अच्छा, अब ये प्रोसेस क्या हो गया? कांस्टेंट प्रेशर का हो गया। अभी इसका टेम्परेचर को डेल्टा T1 बढ़ाना है, डेल्टा T बढ़ाना है, तो हीट देना पड़ेगा। दैट हीट विल बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम डेल्टा Q1। डेल्टा Q1 में वॉल्यूम कांस्टेंट था, अभी हीट देना पड़ेगा। अभी जो हीट देना पड़ेगा वो डेल्टा Q1 से ज्यादा होगा कि कम होगा? पक्का ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सपांड हो रहा है। सो नाउ लेट अस गिव ए हीट ऑफ डेल्टा Q2. लेट डेल्टा Q2 इज हीट सप्लाइड to raise temperature of n mole of gas by delta T. तो क्या लिखेंगे? The amount of heat required is given by NC delta T, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, तो क्या लिखेंगे? NCP delta T. समझ में आया? डेल्टा Q2 is NCP delta T, डेल्टा Q1 was NCV delta T. ठीक है ना? ओके, हमें अभी इन दोनों में रिलेशन निकालना है। चलिए, तो ये रिलेशन को आगे देखने के लिए थोड़ा सा मुझे और आगे जाना पड़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। अब हुआ क्या है? हुआ यूं है कि हम इसको स्लो हीटिंग कर रहे हैं और पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाने लगा है। मान लेते हैं कि पिस्टन यहाँ पे तो था, पिस्टन वाज हियर, और ये पिस्टन किया क्या? ये हुआ ऐसे कि ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला गया, क्योंकि हीटिंग हो रहा था। तो पिस्टन मान लो यहाँ तक चला गया, ये एक्सपांड हो रहा था। एट कांस्टेंट प्रेशर इट वाज एक्सपांडिंग। सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज द राइज इन हाइट ऑफ पिस्टन डेल्टा x, क्योंकि अभी गैस एक्सपांड हो रहा है, हम स्लो हीटिंग कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए ये गैस ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जा रहा है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग let the piston moves up by delta x. ठीक है, पिस्टन कितना मूव कर गया? डेल्टा x। ठीक है, मैं इतना लंबा लिख रहा हूं तो आपको लग रहा होगा बहुत लंबा है, लेकिन जिस्ट देखेंगे तो कुछ नहीं है। डेल्टा Q1 क्या था? वॉल्यूम को फिक्स रखो, हीट दो ताकि टेम्परेचर डेल्टा T बढ़े। डेल्टा Q1 इज NCV dt। दूसरे केस में पिस्टन को फ्री छोड़ दो मूव करने के लिए, धीरे हीट दो, डेल्टा Q2 इक्वल NCP dt। दिस इज व्हाट वी हैव सीन हियर। लेकिन पहला केस में एक्सपांशन नहीं हो रहा था, हमारा पिस्टन फिक्स था, अब पिस्टन धीरे मूव करने लगा, डेल्टा x चला गया। सोचो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपने कुछ एनर्जी दिया पहला केस में, डेल्टा Q1 एनर्जी दिया, क्या हुआ? गैस का टेम्परेचर बढ़ गया। दूसरे केस में जब आप कुछ हीट दिए, खाली टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, टेम्परेचर भी बढ़ाया डेल्टा T, साथ साथ ये पिस्टन भी ऊपर गया। पिस्टन का पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है ना? कितना गेन हुआ है? mg, अगर m इसका मास है, mg इंटू डेल्टा x। तो टोटल डेल्टा Q2 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस mg इंटू डेल्टा x, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ा है, साथ साथ और क्या हुआ? पिस्टन भी ऊपर गया। पहला केस में क्या हुआ था? ओनली टेम्परेचर बढ़ा था।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम कहेंगे 10 गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पिस्टन इज इक्वल टू mg डेल्टा x by law of conservation of energy आप कहोगे डेल्टा Q2 must be equal to delta Q1, the amount of heat required to raise the temperature, plus the amount of heat required to raise the potential energy. कितना? mg डेल्टा x. क्या ये चीज सबको समझ में आया? डेल्टा Q1 was the amount of heat required to raise the temperature only by delta T. डेल्टा Q2 देने से टेम्परेचर भी वही बढ़ा है, साथ साथ क्या बढ़ा है? ये पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ गया. सो डेल्टा Q2 इज इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस mg डेल्टा x. समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? तो आगे थोड़ा सा मैथमेटिकल जगलरी है, आपका काम बन जाएगा. देखिए क्या है. सो आई रिपीट विद दिस, डेल्टा Q2 इज इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस mg डेल्टा x. और पहले से आपको मालूम है कि प्रेशर was nothing but, और प्रेशर इनटू एरिया was equal to mg. ये आप लोग पहले से देख चुके हो, है कि नहीं? ये आप लोग जानते हो पहले से कि अंदर का जो प्रेशर है that is sustaining the weight. अंदर का जो प्रेशर है, यहाँ पर तो दिखाए थे, यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर जो प्रेशर है, ये प्रेशर P है अंदर का, वो इस वेट को सस्टेन करके रखा है. P इंटू A इज इक्वल टू mg, हम लोग जानते हैं, है कि नहीं? और ये इसीलिए तो सस्टेन होके था यहाँ पे. तो हम mg के जगह क्या लिख सकते हैं? mg के जगह लिख सकते हैं Pa. सो इट इज डेल्टा Q1 दैट इज डेल्टा Q2 इज इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस P इंटू A इंटू डेल्टा x. अभी अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये पिस्टन का एरिया था A, उठ गया डेल्टा x, तो इसका वॉल्यूम में कुछ बदलाव आया है. व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस? व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम? दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम. लेट अस कॉल दिस चेंज इन वॉल्यूम एज डेल्टा v. वॉल्यूम इज चेंज्ड बाय डेल्टा v. तो डेल्टा v का वैल्यू कितना होगा? एरिया इनटू डेल्टा x. समझ में आ रहा है क्या? कुछ लोग बिना समझे नॉडिंग हेड्स. हाँ, A हो गया एरिया पिस्टन का, ये ऊपर गया डेल्टा x. तो व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम यू फाइंड? द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज कमिंग आउट टू बी A into delta x. That is what I am writing. So I write this is equal to delta Q2, sorry, delta Q2 is equal to delta Q1 plus T into delta V. क्या है delta V? It is A delta x, that is increase in volume of gas. Call it equation number 1. थोड़ा रुको यहाँ पे, आगे बढ़ने से पहले let us talk about आइडियल गैस. आइडियल गैस की केस में क्या होता है, उससे आगे की चीज निकल जाएगा. You know, in case of ideal gas, by universal gas equation, क्या आप लोगों को मालूम है PV is equal to nRT होता है ना? PV is equal to nRT होता है. अच्छा, तो यहाँ पे N is a constant, R is a constant. N is the number of moles, वो constant है. R तो गैस constant है. और वैसे भी in addition to प्रेशर भी constant रखा गया है. Pressure is also a constant process here, a constant pressure process है. तो P constant है, N constant है, R constant है. तो क्या मिल गया इसमें से? इसमें से मिल गया V is equal to NR by P. ये सारे के सारे constant है into T. लिख सकते हैं, ये सबको मालूम है. अच्छा, अगर आप जानते हो कि y is equal to 4x, क्या आपको dy by dx निकालना आता है? It is only 4. In fact, it is 4 into 1 into x to the power 1 minus 1. It is only 4, है कि नहीं? Exactly that way. Suppose I want to find out dv by dt. See what is coming. dv by dt. I want to find differentiation of v with respect to t. तो ये तो constant है. क्या मिलेगा? nr by p. और इससे हमें और क्या मिल जाएगा? और ये मिल जाएगा. ये कितना जगह खा रखा है, थोड़ा इसका जगह बनाते हैं.
अब यहां से अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज डीवी और व्हाट इज पीडीवी, यहां से क्या मिल रहा है देखो तो, सो यू फाइंड पीडीवी, पी को इधर ले आओ, डीटी इधर चले जाएगा, क्या मिलेगा एनआर डीटी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? तो जो पीडीवी है यहां पर एक टर्म आ रहा था पीडीवी, पी डेल्टा टी मतलब पीडीवी, दैट पीडीवी इज इक्विवेलेंट टू एनआरडीटी। डेल्टा Q1 क्या था याद है क्या, एन सीवी डीटी, डेल्टा Q2 क्या था एन सीपी डीटी, पीडीवी क्या हो गया एनआर, समझ में आ गया, कोई दो राय नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, हियर डेल्टा Q1 इज इक्वल टू एन सीवी डीटी, डेल्टा Q2 इज इक्वल टू एन सीपी डीटी, और पीडीवी क्या हो गया, इट इज इक्वल टू एनआरडीटी, सबका वैल्यू डालो। सो डेल्टा Q2 इज इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस पी डेल्टा वी कम्स आउट टू बी एन सीपी डीटी प्लस सॉरी इक्वल टू एन सीपी डीटी इक्वल टू एन सीवी डीटी प्लस एनआरडीटी। क्या चीजें समझ में आ रहा है देखो तो, कितने मजेदार चीज है ये, dt dt तो दोनों तरफ से गए, n भी गया, n dt खत्म। क्या मिल गया, मिल गया हमें मिल गया कि Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, है ना, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो मिल गया Cp माइनस Cv का वैल्यू कितना है, इट इज कमिंग आउट टू बी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। समझ में आ रहा है? तो R का यूनिट क्या होगा, अरे हम एक से दूसरे को माइनस कर पाएंगे जब वो सेम यूनिट के होंगे ना, मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड विल बी समथिंग इन मीटर पर सेकेंड ओनली, नो। सो R का यूनिट भी क्या है, सेम है Cp एंड Cv। तो R का वैल्यू कितना होता है, फिर याद रखना है आपको ये वैल्यू, R इज इक्वल टू 2.01 होता है, हम लोग 2 ले लेंगे, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा, गैस कांस्टेंट का वैल्यू को, ठीक है। अगर आप जूल में करना चाहोगे, आप जानते हो 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स, सो ये हो जाएगा 8.4 जूल्स पर कैलोरी पर मोल केल्विन। अदरवाइज हम लोग कैलोरी में ही यूज करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में ऑलमोस्ट कैलोरी में ही हर जगह यूज होगा, कभी कभार जूल में पूछेगा तो हम लोग कन्वर्ट करके कर लेंगे, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स, ठीक है। तो Cp और Cv में हमें एक रिलेशन मिल गया, पहले से भी हमें जानकारी था कि Cp इज मोर देन Cv, अब देख रहे हैं कि कितना ज्यादा है भाई, अमाउंट 2। अगर हम कहेंगे कोई एक गैस का स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम है 5.5 कैलोरी पर मोल केल्विन, उसका कांस्टेंट प्रेशर में Cp क्या होगा 5.5 प्लस 2, इसको इधर ले आओ, Cv दिया हुआ है, Cp पूछा है तो हो गया 7.5 हो गया कि नहीं, Cv दिया है तो Cp निकाल सकते हैं, Cp दिया है तो Cv निकाल सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आया, ठीक है, देख लीजिए इसको। तो अभी हमें जितना समझ में आया, वी ऑल स्टार्टेड विद व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट, देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द रिलेशन बिटवीन देम, दैट इज Cp माइनस Cv इक्वल टू R। R का वैल्यू कितना है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। अच्छा, नेक्स्ट आइटम पेश करता हूं, let us see next point, that is called degree of freedom। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब मेरे को याद नहीं ये DI होता है कि DE होता है, क्या होता है DE होता है, देखा ऐसे अच्छे स्टूडेंट होना चाहिए मेरे पास, डबल डी नहीं सिंगल DE, हाँ डबल D होगा, कोई बोल रहा है ये डबल E नहीं है, हाँ ये थोड़ा घुमा देंगे कैमरा तुम्हारे तरफ, वायरल कर देंगे, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इसको हम लोग F से डिनोट करेंगे, हर जगह मिलेगा, कहीं समझ में नहीं आएगा, ध्यान रहे, हर जगह केमिस्ट्री में और फिजिक्स में मिलेगा, लेकिन चीज क्या है समझ में नहीं आता, थोड़ा इसको समझोगे तो काम में लगेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, इट इज डिफाइंड एज
the number of independent kinetic energies associated with a gas molecule. Gases exist in terms of molecules, not in terms of atoms. नहीं जैसा है वैसे. अच्छा, तो it is number of independent kinetic energy. क्या मतलब है? थोड़ा लिख देते हैं. Two kinetic energies can be said independent of each other, independent of each other if each one of them can be changed without affecting the other, without affecting the other. किसी दूसरे काइनेटिक एनर्जी को, अगर दो काइनेटिक एनर्जी को इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? इसमें से एक काइनेटिक एनर्जी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, दूसरे को बिना अफेक्ट किए. ठीक है, ये क्या है चलो समझते हैं. सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ऐसे बताता हूं कि सपोजिंग यहाँ पे कोई एक बॉडी है, वो रोल करते हुए आगे जा रहा है, रोल करते हुए आगे जा रहा है, किसी एक स्मूथ सरफेस पे जा रहा है, रोल करते करते आया तो इसमें जा रहा है. यहाँ पर इसके पास कुछ भी है, कुछ ओमेगा है, घूमने के कारण उसके पास कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और आगे जाने के कारण कुछ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है. अभी अगर मैं क्या करता हूँ, इसको इसी पॉइंट में एग्जैक्टली अराउंड द सेंट्रल लाइन में इसको कोई फोर्स लगाता हूँ, मेरा फोर्स इस एक्सिस में कोई टॉर्क नहीं बनाएगा, टॉर्क नहीं बनाएगा. और ये अगर स्मूथ है नीचे वाला तो नीचे कोई फ्रिक्शन भी तो है नहीं, तो टॉर्क नहीं बनाएगा, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं बदलेगा, एंगुलर वेलोसिटी नहीं बदलेगा तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दैट विल रिमेन कांस्टेंट. इजंट इट बालकिशन? इसलिए बोला था कि फ्रंट लाइन में आओ. तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स विल इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, दैट मींस द लीनियर काइनेटिक एनर्जी विल चेंज विदाउट चेंजिंग द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. समझ में आ रहा है? तो हम क्या कहेंगे, इसके पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दे आर इंडिपेंडेंट है कि नहीं. सपोज मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक फोर्स लगाता हूं, यहाँ पे एक फोर्स लगाता हूं, दो फोर्स, ये दोनों फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इधर को एफ है इधर को एफ है तो जीरो हो गया. तो वेलोसिटी विल नॉट चेंज बट एंगुलर स्पीड विल इंक्रीज. आई कैन चेंज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विदाउट चेंजिंग द लीनियर काइनेटिक एनर्जी. सो आई से the rotational kinetic energy and linear kinetic energy both are independent kinetic energy. Independent kinetic energy का मतलब समझ में आया? So what is degree of freedom? It is defined as the number of independent kinetic energy possessed by a gas molecule. एक gas molecule के पास कितने ठो independent kinetic energy है, ठीक है? और आप इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो the different ways it can have kinetic energy. कितने तरीके से वो kinetic energy रख सकता है, ठीक है? अच्छा चलिए, अब हम बात कर रहे हैं गैस मॉलिक्यूल का. तो सोचते हैं सपोजिंग हम कहेंगे कोई एक गैस मॉलिक्यूल, सोचो एक गैस मॉलिक्यूल कुछ ऐसे जा रहा है, v वेलोसिटी में मूव कर रहा होगा तो उसका एक x कंपोनेंट भी होगा, एक y कंपोनेंट भी होगा, एक x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा vx, एक y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा vy. अगर हमें पूछा गया व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल तो आप कहोगे हाफ mv स्क्वायर. सही है, बट v स्क्वायर इज अगेन रिलेटेड टू vx एंड vy. क्या रिलेशन है vx और vy और v में? क्या रिलेशन है? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, यू नो वेक्टर्स. सो आप कहोगे इट इज हाफ m vx का स्क्वायर हाफ m vy का स्क्वायर. मतलब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो पार्ट में बटे हुए हैं, है ना. अभी अगर इसके ऊपर मैं ऐसा एक फोर्स लगा देता हूं, मान लो इधर आ रहा था, इधर जा रहा था, यहाँ पर कोई वाल था, वाल पे टकराया तो फोर्स कैसे आएगा? ऐसे आएगा, अलोंग द वाई एक्सिस आएगा. ऐसा अगर फोर्स लगा दिया, द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, vy विल बी अफेक्टेड, vx विल नॉट बी अफेक्टेड. पहले भी हम लोग टू डायमेंशनल मोशन की फंडामेंटल में पढ़े थे.
x directional motion parameters and y directional motion parameters form two independent set of motion equations. ax cannot change, vy ax vx को चेंज करेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा एक फोर्स लगा के हम ये काइनेटिक एनर्जी को कम ज्यादा कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग दिस, या फिर ऐसा फोर्स लगा के ये काइनेटिक एनर्जी को कम ज्यादा कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग दिस। कहने का मतलब हुआ these two are two independent kinetic energies because of motion along x axis and y axis. अगर थ्री डायमेंशन में सोचे तो z एक्सिस भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो हम कहेंगे इसके पास कितने ठो इंडिपेंडेंट लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो सकता है? दिस एंड हाफ m vz square. So a particle can have three independent linear kinetic energies. क्या मेरी बात समझ में आ? अरे आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। कितना तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकता है? लेट अस थिंक। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी समझने के लिए मैं इसे बताता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई टॉय ग्लोब है जो आप अपनी टेबल पे रखना पसंद करते हो। सपोज हियर इज ए ग्लोब, ठीक है। अब सपोज ये ग्लोब को आप घुमा दिए, ये ऐसे घूम रहा है, ग्लोब अपनी जगह घूम रहा है, साथ साथ और सपोज ये ग्लोब को हम ऊपर से ऐसे घुमा दिए, और ये जो आपका स्टैंड है ग्लोब को पकड़ा हुआ है, इसको सपोज ऐसे घुमा दिए, और ये पूरा चीज को पकड़ के हाथ से घुमा रहे हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंगुलर मोशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्पिनिंग, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ दिस क्लैंप एंड क्लिप अरेंजमेंट, एंड बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ माय हैंड। ये तीनों जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इसमें से किसी एक को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं हाथ में जो घुमा रहा था उसको स्लो कर दूंगा तो एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा हो जाएगा, नहीं इसका स्पीड को कम ज्यादा कर दूंगा दूसरा हो जाएगा, विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। हो सकता है नहीं हो सकता है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई बॉडी के पास अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ओमेगा का भी तीन कंपोनेंट होते हैं, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। half I omega x square is the rotational kinetic energy due to rotation along x axis, similarly y axis, similarly z axis। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी तीन ठो हो सकते हैं, लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी तीन ठो हो सकते हैं। मतलब कोई एक मॉलिक्यूल के पास कितने ठो लीनियर काइनेटिक, कितना ठो वेराइटी के काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं? मैक्सिमम 6। आर यू गेटिंग? 3 लीनियर, 3 रोटेशनल। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? कोई फुटबॉल को हवा में उछाल दिया गया, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जीज इट मे हैव। इट मे हैव 6 टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 3 ड्यू टू रोटेशन, 3 ड्यू टू ट्रांसलेशन। तो इसके पास 6 काइनेटिक एनर्जीज हो सकते हैं। लेकिन सोचो तो हम लोग बात कर रहे हैं गैसेस का। गैसेस का मतलब मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल। सपोज वी टॉक अबाउट ए मोनोएटॉमिक गैस, हीलियम और नियन, सिंगल एटम, ठीक है, ये मूव कर रहा है। इसके पास कितने किस्म की काइनेटिक एनर्जी हो सकता है? जैसे हम लोगों के पास जानकारी है 3 लीनियर, 3 रोटेशनल। 3 लीनियर तो समझ में आ गया, 3 रोटेशनल के बारे में सोचते हैं। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा एक्स का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा वाई का स्क्वायर एंड सो ऑन। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये ऐसा घूमेगा तो एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, ऐसा घूमेगा तो दूसरा होगा। लेकिन सोचो तो किसी भी केस में व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मॉलिक्यूल अबाउट दिस एक्सिस? 0। इट्स ए स्मॉल पॉइंट मास ऑन दी एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जितने भी जोर से घूमे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑलमोस्ट 0। ए पॉइंट मास लाइंग ऑन दी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर इज ऑन दी एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0, काइनेटिक एनर्जी इज 0। मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो है उसके पास, लेकिन इतना छोटा है कि वी कैन इग्नोर एज कंपेयर्ड टू द लीनियर काइनेटिक एनर्जी। आर यू गेटिंग? तो कोई मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के पास कितने किस्म की इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं? 3। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3। सपोज हम बात करेंगे कोई डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का, बात करेंगे कोई डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का। सपोज आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन। हियर इज ए गैस मॉलिक्यूल, हियर इज ए गैस मॉलिक्यूल। बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इसके पास 3 लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं। चलो देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 3 हो सकते हैं, ओमेगा एक्स का कंपोनेंट के चलते, ओमेगा वाई के चलते, ओमेगा जेड के चलते। अब देखो तो ये अब इस एक्सिस में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इस मॉलिक्यूल का 0 होगा, ये डायएटॉमिक है, इसके लिए तो कुछ रहेगा ना, इस एटम के लिए कुछ रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट 0। तो इस एक्सिस में घूमने के कारण कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ही नहीं रहेगा? रहेगा।
अर्लियर खाली अकेला ये था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 था, अब ये जुड़ा हुआ है, ये भी घूम रहा है, तो रह सकता है। अच्छा, अगर हम इस एक्सिस में लेंगे, लुक एट माई पेन इज नॉर्मल टू द बोर्ड एंड पासिंग थ्रू दिस, इस एक्सिस में भी रहेगा। अच्छा, इस एक्सिस में रहेगा क्या? नो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। मतलब इसमें कितना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं? 2। कितना लीनियर? 3। और टोटल कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 5। तो डायटोमिक गैस का हो गया 5। समझ में आया क्या? तो अलग अलग गैस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है। तो सर कैसे निकालेंगे? कोई भी गैस दे देगा तो हाउ टू फाइंड आउट, है ना? हाउ टू फाइंड आउट, ठीक, आई टेल यू हाउ टू फाइंड आउट। सारे केस में इसे दिमाग लगा के निकालेंगे तो धुआं निकल जाए। कोई पूछेगा अमोनिया का बताओ, तो फिर तो स्ट्रक्चर जानना चाहिए, कैसा है वो, लीनियर स्ट्रक्चर है कि नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, सारा देख के करना पड़ेगा। तो इन जनरल हम याद रखेंगे, इन जनरल डिग्री ऑफ फ्रीडम for a gas molecule is given by F is equal to 3a minus r। क्या है 3a minus r? फिर a is number of atoms in the molecule, R is number of relations between the molecules। समझ में आया क्या? नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ रिलेशंस इन द मॉलिक्यूल्स। समझते हैं? सपोज हम कहेंगे कोई मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है जिसकी केस में आप जानते हो देयर इज ओनली ए सिंगल एटम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? ओनली 1 एटम है, A इज 1 और इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, इनर्ट गैस है, तो आप कहोगे R इज 0। तो F का वैल्यू क्या हो गया? F इज 3 into 1 minus 0, कितना हो गया? 3। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सपोज हम कहेंगे कोई एक डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है, डाई एटॉमिक गैस है, ये तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसको फिगर में थोड़ा ऐसे लिखते हैं, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ, ठीक है, ये हो गया टाइप ऑफ गैस की बात करें, टाइप ऑफ गैस। सपोज हम कहेंगे डाई एटॉमिक गैस है, देयर विल बी 2 एटम्स, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, मे बी ए सिंगल बॉन्ड, मे बी ए डबल बॉन्ड, वी डोंट बदर कैसा रिलेशन है, रिलेशन है क्या, बस काउंट 1, ठीक है। तो डबल बॉन्ड होने से 2 काउंट नहीं करना है, रिलेशन है तो 1 काउंट करना है। तो इसमें ए का वैल्यू हम क्या ले लेंगे भैया, बताओ ए का वैल्यू क्या ले लेंगे? ए का वैल्यू क्या ले लेंगे? हाउ मेनी एटम्स आर इन्वॉल्वड? 2 एटम्स। कितना तो रिलेशन है? ओनली 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगा? 3 into 2। अभी तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, कितना हुआ? 5। सपोज हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक लीनियर स्ट्रक्चर, सोचो और बताओ, ट्राई एटॉमिक लीनियर स्ट्रक्चर, ए का वैल्यू क्या लेंगे? 3। आर का वैल्यू क्या लेंगे? एफ का वैल्यू 3 into 3 minus 2 is 7। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, accordingly you can think 3 into 3 minus 3। पिरामिडल स्ट्रक्चर, accordingly कोई भी स्ट्रक्चर के लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पता कर सकते हो, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हमें कुछ जानकारी मिला हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे पता करते हैं? कोई भी गैस अगर आपको दे दिया गया, आप उसका स्ट्रक्चर जानते हो तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। मीथेन का CH4, बीच में C, चारों तरफ 4 H, सोच लो 5 मॉलिक्यूल, 5 एटम है, 3 into 5 माइनस हाउ मेनी रिलेशंस? 1 2 3 4, 4 माइनस 11। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट कैन पोजेस। अब वो काइनेटिक एनर्जी है नहीं है अलग बात है, कितने किस्म की काइनेटिक एनर्जी वो रख सकता है। इंटरेस्टिंगली इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। कोई भी गैस मॉलिक्यूल के पास जितने भी काइनेटिक एनर्जी होता है वो सारा डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। समझ में आया क्या? अगर आपके पास
पेन में 2 पैकेट है, शार्ट में 2 पैकेट है, पीछे 2 पैकेट है, 6 पैकेट हो गया। आप अगर 1 लाख रुपया लेके जा रहे हो, पिक पॉकेट हो जाएगा उसके डर से, वो पूरा 1 लाख रुपया को 6 पैकेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखोगे, एक चला जाएगा बाकी रहेगा। द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा क्या? पाएंगे हम लोग धीरे धीरे आगे। तो इसमें हमें समझ में आ गया कि कोई भी गैस का स्ट्रक्चर अगर हमें मालूम है, कोई भी गैस का अगर स्ट्रक्चर मालूम है तो हम वहां से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पता कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या? अच्छा बताओ, हाइड्रोजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है कि ऑक्सीजन का? दोनों डाइएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सबका। हीलियम का ज्यादा है कि आर्गन का ज्यादा है? ऑल मोनोएटॉमिक सेम है। समझ में आ रहा क्या? तो सारे डाइएटॉमिक के लिए होता है। और याद रखना इन एडिशन टू दैट कि एयर इज हमारा जो यू आर यूजिंग एयर इज मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो एयर इज ट्रीटेड एज ए डाइएटॉमिक गैस। अगर कहीं दिया होगा एयर वाज एक्सपांडेड, यू ट्रीट इट एज डाइएटॉमिक, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या ले लेंगे? डाइएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 5। ये याद रखना है, हर बार ऐसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। डाइएटॉमिक के लिए 5, मोनोएटॉमिक के लिए 3। ट्राइएटॉमिक वाला केस आएगा नहीं, आएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन करेगा, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर हो सकता है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर हो सकता है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कैसा है। जैसे ओजोन है, ओजोन में तो स्ट्रक्चर इज समथिंग डिफरेंट, अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक रिलेशन है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम of a gas is related to the specific heat ratio, specific heat ratio मतलब specific heat ratio मतलब Cp by Cv that is equal to gamma, specific heat ratio gamma। Related to, अच्छा, the degree of freedom of a gas is related to, is अगला गया क्या? Is related to the specific heat ratio gamma by the relation gamma is equal to 1 plus 2 by f। ये डेरिवेशन कर सकते हैं लेकिन बहुत ही एनालिटिकल है, बहुत ही लंबा है, आप लोग एंजॉय नहीं करोगे। ठीक है, 1 plus 2 by f। मान लो कि हम कह रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, कहोगे तो गीता पे हाथ रख के बोल देंगे। ठीक है ना, ये होता है। तो ठीक है, गामा इज इक्वल टू 1 plus 2 by f, फिर गामा क्या है? गामा इज Cp by Cv, गामा इज Cp by Cv। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का Cp Cv के साथ रिलेशन पता चल गया। समझ में आया क्या? तो अगर आपको किसी एक गैस का स्ट्रक्चर मालूम है, देन यू कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ यू नो द डिग्री ऑफ फ्रीडम, यू कैन फाइंड आउट गामा। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ गामा, यू नो Cp by Cv। ठीक है, Cp माइनस Cv हो गया R, Cp by Cv हो गया गामा। थोड़ा ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो क्या दे रहा है ये? हम लिख सकते हैं Cp के जगह गामा Cv, Cp की जगह गामा Cv लिख सकते हैं ना। तो अब लिखेंगे गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R, मतलब Cv कितना हो गया? R बाई गामा माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। और क्या है, हम Cp की जगह गामा Cv लिखें, Cp क्या हो जाएगा? गामा Cv, मतलब इट इज गामा R बाई गामा माइनस 1। ये वैल्यू को तो आपको रट के याद रखना पड़ेगा। Cv इज गिवन बाय R बाई गामा माइनस 1, Cp इज गिवन बाय गामा R बाई गामा माइनस 1। ये दोनों वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। कहां से आया? यहां से आया। ये दो फॉर्मूला तो हम जानते हैं, एक तो हुआ Cp माइनस Cv इक्वल टू R, जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, और Cp बाई Cv को एक स्पेसिफिक हीट रेशियो कहते हैं, गामा वी डिफाइन द टर्म एज गामा। समझ में आया क्या? हाँ, अब थोड़ा सोचो, कोई आपको पूछेगा
व्हाट इज स्पेसिफिक हेटेड कांस्टेंट प्रेशर फॉर हाइड्रोजन। तो पहले आपको सोचना है हाइड्रोजन क्या है, मोनोएटॉमिक है कि डाइएटॉमिक है? डाइएटॉमिक है। डाइएटॉमिक है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 5। एफ का वैल्यू हो गया 5 तो तुरंत निकाल दो गामा। एक बार गामा निकल गया तो सीवी निकाल दो, आर बाई गामा माइनस 1, सीपी निकाल दो, गामा आर बाई गामा माइनस 1। यू नो द वैल्यूज ऑफ सीपी एंड सीवी फॉर हाइड्रोजन। अब सोचो और बताओ हाइड्रोजन के लिए सीपी ज्यादा होगा कि ऑक्सीजन के लिए सीपी ज्यादा होगा? सेम, बोथ आर डायटोमिक। फॉर ऑल डायटोमिक गैसेस सीपी इज सेम, फॉर ऑल मोनोएटॉमिक गैसेस सीपी इज सेम, सीपी इज सेम। समझ में आ रहा है क्या? है ना? तो देखना है कि किस टाइप का गैस है। अगर हाइड्रोजन के लिए दिया है तो ऑक्सीजन के लिए फिर से निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिपेंड्स ओनली ऑन द स्ट्रक्चर, नॉट ऑन द मॉलिक्यूलर वेट, डिपेंड्स ओनली ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला सारा याद रखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। लेट अस सी, अगर आप लोग ये चीजों को समझ गए हो, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन। फाइंड Cp and Cv for oxygen. I need the values. Cp and Cv for oxygen. तो कैसे स्टार्ट करना है? स्टेप नंबर 1, ऑक्सीजन इज डाइएटॉमिक। ठीक है, डाइएटॉमिक। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 इंटू ऑफ 3 इंटू लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे लिख सकते हो। 3a माइनस r लिखने की जरूरत नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। अच्छा, 5 का यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम? इट इज अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी। नंबर का क्या यूनिट होगा? है ना, कोई यूनिट नहीं, 5। अच्छा, फिर हमें ये पता चल गया, फिर हमें निकालना है व्हाट इज गामा। गामा इज 1 प्लस 2/f। 2/f मतलब ये हो गया 7/5। याद रखना, फॉर डाइएटॉमिक गैस गामा इज 7.5। इट मे बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कुछ भी हो। डाइएटॉमिक मतलब 7/5, 1.4। अच्छा, अब हमें पता करना है Cv। Cv इज r बाई गामा माइनस 1। r को r रहने दो, r का वैल्यू मत डालो। इट इज 7/5 minus 1 is 2/5, so it is 5r by 2. Cp is gamma r by gamma minus 1. सिंप्लीफाई करो, मिलेगा 7r by 2। ठीक है? तो you should be smart enough to see कि यहाँ पर 7/5 है ना, Cp होगा 7r by 2, Cv होगा 5r by 2। Are you getting? ऐसे करके याद रखोगे तो फटाफट बन जाएगा। क्या आप हीलियम के लिए निकाल सकते हो? फाइंड Cp and Cv फॉर हीलियम। हीलियम के लिए तो ये तो पहला क्वेश्चन गया। दूसरा क्वेश्चन आप करिए, फाइंड Cp and Cv फॉर हीलियम। हीलियम के लिए पहले आपको लिखना है मोनोएटॉमिक है कि डाइएटॉमिक है। हीलियम इज मोनोएटॉमिक। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। अगर आपको कोई पूछेगा, कोई फुटबॉल को हवा में उछाल दिया गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, आप क्या कहोगे? ये मॉलिक्यूल था इसलिए उसका पोटेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो रहा था। फुटबॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा क्या? नहीं होगा, बहुत बड़ा है। तो हम कहेंगे इन दैट केस देयर विल बी 3 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड 3 लीनियर काइनेटिक एनर्जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 6। ये मेडिकल एंट्रेंस में आ चुका है। ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए बॉल थ्रोन इनटू एयर? फुटबॉल थ्रोन इनटू एयर, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6। कुछ लोग सोचेंगे मोनोएटॉमिक है तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं, मोनोएटॉमिक होने से अलग होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? F इज इक्वल टू 3। यस, गामा इज 1 प्लस 2/f। इट इज 5/3। फाइन। तो शायद सीधा सीधा आप बता सकते हो Cv हो जाएगा 3r/2, Cp हो जाएगा। समझ में आया क्या? अब बात बाकी रह गया क्या? अगर कोई एक मिक्सचर ऑफ गैस है, तो उसके लिए क्या होगा? मान लो 5 मोल्स ऑफ हीलियम, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया। अब ये मिक्सचर है, उसके लिए Cp Cv का वैल्यू क्या लेंगे? सबर करो, थोड़ी देर में वो आएगा। आफ्टर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनल एनर्जी।
ठीक है, कोई मिक्सचर ऑफ गैस का कैसे निकालते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको और एक छोटा क्वेश्चन देना चाहूंगा। छोटा क्वेश्चन लिखो। Q1 amount of heat supplied to an unknown gas raises a gas at constant pressure at constant pressure raises its temperature by 10 degrees centigrade when Q2 amount of heat is supplied at constant volume temperature rises by 10 degrees centigrade. Find Q1 by Q2 of an unknown gas supplied to hydrogen. I will say that is hydrogen, not an unknown gas. Gas मालूम है, to hydrogen और ऑक्सीजन। आपको Q1 by Q2 निकालना है। बस जस्ट आई वांट टू नो वेदर यू अंडरस्टैंड द लिटरेचर और नॉट। क्या वर्डिंग लिखा गया, उसका मतलब समझ में आता है क्या? अगर मतलब समझ में आ जाता है तो काम आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और करने की कोशिश करिए। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है। एवरीवन कैन डू। यस, कोई तो बताए। और ऑक्सीजन की बात चल रहा है। ध्यान से देखो, Q1 by Q2, Q1 was supplied at constant pressure, Q2 at constant volume, है ना? क्या होगा Q1 by Q2? दिमाग पर जोर लगाइए जिनका जिनका है। सॉल्यूशन में अगर देखेंगे कितना सिंपल सॉल्यूशन है, काफी लोग बना दिए, वो भी बात सही है। Q1 amount of heat is required to raise the temperature at constant pressure। मतलब Q1 क्या है? सपोज n मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, क्या कहेंगे? at constant pressure, तो NCP डेल्टा T। डेल्टा T कितना है? डेल्टा T is 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कोई मुझे बताएगा ये केल्विन में कितना होगा? केल्विन में वैल्यू कितना होगा? सेम 10 केल्विन। यस, मालूम है आप लोगों को। Q2 क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, NCV डेल्टा T। दोनों केस में डेल्टा T सेम था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब Q1 में Q2 करो तो क्या मिलेगा? CP by CV, that is gamma, which is 1 plus 2 by F or 7 by 5 for diatomic gases। डायटोमिक गैसेस के लिए गामा का वैल्यू 7 by 5 होता है। सो Q1 by Q2 is 7 by 5। समझ में आ गया? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।